हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के सीरीज़ में एक नए टॉपिक के सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पिछले वाले लेक्चर में मैंने अटॉर्नी जनरल से संबंधित जो भी सवाल थे और कॉन्सेप्ट थे उनको बताने की कोशिश किया था, और जो भी सवाल यूपीपीएससी में इससे संबंधित या इस टॉपिक से संबंधित आए हुए थे उनको सॉल्व करने की कोशिश किया था। ओके, तो उसी टॉपिक में एक दूसरा पॉइंट है आज का, जिसे बोलते हैं कैग। यानी अगर इसके फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें कैग के, तो इसका फुल फॉर्म है आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यह एक संवैधानिक पोस्ट है। ओके, संवैधानिक पोस्ट कहने का मतलब मेरे तात्पर्य है कि इसका मेंशन हमारे संविधान में किया गया है, यानी इससे संबंधित कोई न कोई आर्टिकल आपको हमारे संविधान में देखने को मिलेगा। तो कैग जो संबंधित आर्टिकल है, यानी कैग से जो रिलेटेड आर्टिकल है, वो हमारे संविधान में आर्टिकल 148 है। 148 यानी अनुच्छेद 148 जो रिलेटेड है वो कैग से संबंधित है। पिछले वाले लेक्चर में मैंने देखा था अटॉर्नी जनरल, जो कि आर्टिकल 76 से संबंधित था। ओके, यानी जो आर्टिकल 76 है वो हमारे संविधान में अटॉर्नी जनरल से संबंधित है, लेकिन जो आर्टिकल 148 है वो हमारे संविधान में कैग से संबंधित है, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, तो आर्टिकल जो 148 है ये किस पार्ट में है, अगर आपसे कभी सवाल पूछ ले तो ये यूनियन वाले पार्ट 5 में है। यानी पार्ट 5 जो है वो यूनियन से संबंधित है, और यह एक सेंट्रल लेवल पे एक संवैधानिक पोस्ट है। ओके, तो इसे आर्टिकल 148 के अंतर्गत मेंशन किया गया है पार्ट 5 में। थोड़ा सा इसके पॉइंट में मतलब कैग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उनको हम लोग पहले कवर कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग सवाल पे चलते हैं। ओके, तो अगर इसमें देखा जाए तो ही इज़ द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, यानी इंडियन ऑडिट, जितना भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ सारे एग्जाम में आए हुए हैं। ओके, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का ये हेड होता है। डिपार्टमेंट मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड होता है। ओके, इसके अलावा इस पोस्ट को यानी कैग को गार्जियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? गार्जियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस, गार्जियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस के नाम से इस पद को जाना जाता है। ओके, इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो कैग होता है ये कंट्रोल्स द इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कहने का मतलब है चाहे स्टेट लेवल पे हो चाहे केंद्र लेवल पे हो, जो भी फाइनेंशियल सिस्टम होता है यानी इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम को ये कंट्रोल करता है। ओके, यानी कंसोलिडेटेड फंड से कितना अमाउंट आया, कितना गया, यानी कितना व्यय हुआ और कितना उसमें ऐड किया गया, ये सारी जितनी भी जानकारी होती है वो कैग के कंट्रोल में होती है। ओके, तो ही कंट्रोल्स द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री एट सेंट्रल एज वेल एज स्टेट लेवल, यानी कहने का मतलब है चाहे वो सेंट्रल लेवल हो या वो स्टेट लेवल हो, ये पूरे देश की फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग देखें स्टूडेंट कि कैग की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, तो कैग इज अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके, यानी ये हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं बाई वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील जस्ट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी ये बेसिकली जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को जज का अपॉइंटमेंट किया जाता है ठीक उसी प्रोसीजर के थ्रू इनको भी अपॉइंट किया जाता है। ओके, अगर बात किया जाए इनके टेन्योर की, ये कितने साल तक अपने पद पर काम कर सकते हैं, टेन्योर, तो ये 6 साल तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, यानी इनका टेन्योर जो होता है 6 साल होता है। या इसके अलावा एक और पॉइंट आप जान लीजिए, या अंटिल अटेन एज ऑफ 65 ईयर्स, यानी ये अपने पद पर 6 साल तक बने रह सकते हैं, या जब तक उनका उम्र जो है वो 65 साल से ज़्यादा ना हो, यानी वो 65 साल की उम्र तक या 6 साल तक के टेन्योर के लिए बने रह सकते हैं। ओके, इसके अलावा ही कैन रिज़ाइन एनी टाइम, यानी वो कभी भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ओके,
तो फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एड्रेसिंग हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट, कहने का मतलब है कि वो कभी भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। और ये अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको लिखेंगे, तो ये प्रेसिडेंट को लिखेंगे, यानी रेजिग्नेशन लेटर जो होता है ये किसको देंगे, तो ये प्रेसिडेंट साहब को देंगे। यानी अभी अभी मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट साहब के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। और ये जब अपने पद से कभी भी इस्तीफा देने का इनका मन किया, सपोज कीजिए इनका मन नहीं लग रहा है उस पद पर, तो वो इस्तीफा देने के मूड में है, तो वो इस्तीफा किसके नाम से लिख कर देंगे, तो वो प्रेसिडेंट को वो अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख करके भेजेंगे। ओके, ही कैन आल्सो बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली इन लाइक मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। या तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर अब राष्ट्रपति को लिख के अपने इस्तीफा दे देंगे, या तो उनको रिमूव किया जा सकता है उनके ऑफिस से, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का जो प्रोसीजर होता है उस मैनर के अकॉर्डिंग। ओके, ये कुछ पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एक दो पॉइंट और आप जान लीजिए कैग से संबंधित। तो ही कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस अंडर स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम हिज ऑफिस। सपोज कीजिए उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, जब वो रेजिग्नेशन दे देंगे तो वो कभी भी, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे सर्विस हो चाहे स्टेट लेवल पे, वो कभी भी रीअपॉइंट नहीं होंगे, रीअपॉइंट वो नहीं हो पाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि दोबारा वो किसी भी सर्विस में नहीं आ सकते, किसी भी पद पे, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे, वो किसी भी पद को धारण नहीं कर सकते। ये बात किस आर्टिकल में कही गई है, तो वो आर्टिकल भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये बात आर्टिकल 148 क्लॉज 4 में कही गई है। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो जो इनकी सैलरी होती है, सैलरी एंड जो अदर कंडीशंस ऑफ सर्विसेज होते हैं, वो डिटरमाइन किसके द्वारा किए जाते हैं, तो ये पार्लियामेंट के द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यानी उनकी हिज सर्विस प्लस उनकी जो सैलरी होती है वो किसके द्वारा मतलब डिटरमाइन किया जाता है, तो वो बेसिकली अगर देखा जाए तो वो आपके पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा। ओके, तो ये पार्लियामेंट के द्वारा ये इनकी सर्विस की जा सकती है। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एक दो पॉइंट और जान लीजिए आप लोग। इनके अलावा अगर देखा जाए तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इनके ऑफिस के ऊपर चार्ज किया जाएगा वो कहाँ से किया जाएगा, कहने का मतलब है कि जो भी इनकी सैलरी या ये सब इनको रेन्यूमरेशन दिया जाता है, ये कहाँ से दिया जाता है, कहाँ से चार्ज किया जाता है, तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ओके, यहाँ से इनको जो भी सैलरी वैलरी मिलती है सब वहीं में मिलता है। एक दो पॉइंट और आप जानिए, जैसे कि कैग जो होता है वो कैग अपना रिपोर्ट कहाँ पे सबमिट करता है या किसको सबमिट करता है, तो जो कैग होते हैं, कैग सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। ओके, तो ये अपना जो भी रिपोर्ट होता है वो प्रेसिडेंट महोदय को सबमिट करते हैं सेंट्रल लेवल पे। और अगर ये स्टेट लेवल पे जो भी फाइनेंसेस के फंक्शन को चार्ज कर रहे हैं बेसिकली, तो वो गवर्नर को भी करते हैं। कहने का मतलब है कि ये नेशनल लेवल पे अगर अपने काम को कर रहे हैं तो वो जो भी फाइनेंशियल सिस्टम में वो काम कर रहे हैं वो प्रेसिडेंट को अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे। और अगर ये स्टेट लेवल पे जो भी फाइनेंसेस कर रहे हैं उसको चार्ज कर रहे हैं वो गवर्नर को भी अपना ये कह लीजिए कि अपने रिपोर्ट को सबमिट करते हैं। ओके, तो आपसे सवाल जिस तरीके से फ्रेम करके पूछेगा एग्जामिनर, आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो ये कुछ मोटे तौर पे मैंने आपको बता दिया, जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताया ये कैग से संबंधित है। और ये सारे पॉइंट लगभग ऑलमोस्ट सारे पॉइंट आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जब भी आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे तो ये रियलाइज़ करेंगे कि जितना पॉइंट मैंने आपको बताया वो सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं स्टूडेंट आज के लेक्चर के पहले सवाल की तरफ। ओके, ये जितना भी पॉइंट मैंने आपको बताया ये कैग से संबंधित था। पिछले वाले लेक्चर में मैंने अटॉर्नी जनरल से संबंधित आपको सारे पॉइंट बता दिए थे और जो भी उनसे रिलेटेड सवाल आए हुए थे उनको भी मैंने सॉल्व करा दिया था। ओके, तो अब हम लोग मूव करते हैं कैग से संबंधित जितने भी सवाल आए हों उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल ये कह रहा है कि द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया
द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई। मैंने आपको बताया कि कैग जो होते हैं वो अपॉइंट किसके द्वारा होते हैं, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये स्पीकर ऑफ लोकसभा कोई औचित्य नहीं बनता कि इन्हें अपॉइंट किया जाए, क्योंकि एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको यहीं पे एक हिंट दे देता हूँ। जितने भी संवैधानिक पद हैं और वो केंद्र के लेवल पे होगा, तो वो सारे के सारे पद लगभग ऑलमोस्ट पद जो होते हैं वो राष्ट्रपति जी ही उसको अपॉइंट करते हैं। और अगर स्टेट लेवल पे बात किया जाए तो कुछ पद को छोड़ करके बाकी सारे गवर्नर करते हैं। जैसे एग्जामिनर तौर पे मैं आपको बताऊं तो जो यूनियन के अलावा जो स्टेट लेवल की सर्विसेज होती हैं, जैसे आप अगर यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी पीएससी में जितने भी चेयरमैन और जो मेंबर होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, तो वो प्रेसिडेंट ही करते हैं। ये कुछ फैक्ट हैं, जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा मैं आपको बताता चलूँगा, लेकिन एक आपको हैक बता रहा हूँ कि अगर वो केंद्र लेवल कोई गवर्नमेंट आप कह लीजिए कि संवैधानिक पद है जो कि हमारे संविधान में उस पद को मेंशन किया गया है, तो ज़्यादातर ऑलमोस्ट 99% जो है वो प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करते हैं। ओके, तो जो कैग है, कैग मैंने आपको बताया कि किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 148 में इसका मेंशन किया गया है। और मैंने जो पॉइंट ये बताया कि ऑलमोस्ट ये प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करते हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्पीकर का कोई रोल ही नहीं है इनके अपॉइंटमेंट में। चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ये ऑलरेडी कोई कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, इसको चेयर करते हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब। और फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर का कोई रोल ही नहीं है। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और हमारे संविधान के आर्टिकल 141 ए में क्लास ए में कहा गया है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जो कि हिंदी में इसका नाम है, कैग का हिंदी में नाम है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, और जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंटी द्वारा किया जाएगा। ओके, इसके अलावा उसे केवल उसी प्रकार या उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। कहने का मतलब ये है कि इनको अपॉइंट तो करते हैं प्रेसिडेंट साहब, लेकिन हटाया इनको किस मैनर के द्वारा जाता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्ट नहीं हटाया जाता। इनको पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जिस तरीके से हटाया जाता है उसी के थ्रू इन्हें प्रोसीजर से गुजारा जाता है, और फाइनली इनको अंत में जाकर के ये राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटा दिया जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है स्टूडेंट, द टेन्योर ऑफ कैग, ओके, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल, कार्यकाल। ओके, तो बेसिकली कितने साल के लिए टेन्योर इनका काम करता है कैग का, तो मैंने अभी आपको बताया है, जब थियोरेटिकल पार्ट आपको बता रहा था कि ये 6 साल तक काम कर सकते हैं, अपने पद पर बने रह सकते हैं, या इनकी उम्र 65 साल तक हो, यानी 65 साल से ज़्यादा होने से पहले इनको रिटायर कर दिया जाता है। तो या तो ये 6 साल तक अपने पद पर बने रहेंगे या 65 साल की उम्र होने तक बने रहेंगे। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 6 साल। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। ये सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है अबाउट द कैग, यानी जितने भी सवाल हैं वो सब लगभग सारे कैग से ही संबंधित है, क्योंकि टॉपिक ही वही चल रहा है तो वही सवाल भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन सा इनमें से सही नहीं है। ओके, किसके बारे में, कैग के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि ही इज अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, बात सही है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ओके, ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि हिज सैलरी इज इक्वल टू दैट ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये बात सही है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक आपको नया पॉइंट जानने को मिल गया कि जो भी कैग की सैलरी होती है, कैग, जस्ट अ मिनट, हाँ, कैग की जो सैलरी होती है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, अगर कभी आपसे एग्जामिनर ट्रैप करने की कोशिश करे, यहाँ पे हाई कोर्ट दे दे, तो वो सवाल आपका, वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि ही इज डिसक्वालिफाइड फॉर एनी फर्दर गवर्नमेंट ऑफिस आफ्टर रिटायरमेंट। मैंने आपको अभी भी कुछ समय पहले ही बताया कि ये लोग रीअपॉइंट, यानी अपने सर्विस के रिजग्नेशन या अपने सर्विस से रिटायर होने के बाद ये किसी और सर्विस, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, वापस रीअपॉइंट नहीं किए जाते, यानी एलिजिबल नहीं होते। कहने का मतलब है कि ये जैसे ही कैग बनेंगे और इनकी सर्विस खत्म हो गई, चाहे वो 6 साल तक अपने पद पर बने रहें, चाहे वो 65 साल की उम्र होते ही अगर वो अपने पद से रिटायर हो जाते हैं, तो ये पूरे देश में किसी भी और पद को धारण नहीं कर सकते। ओके, कोई भी पब्लिक पद जो होते हैं, पब्लिक जो सर्विसेज होती हैं, उनको ये धारण नहीं कर सकते, यानी रीअपॉइंट ये नहीं हो सकते। तो ये बात सही है, डिसक्वालिफाइड, या बिल्कुल सही बात है। ओके, ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि ही कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किए जा सकते हैं, ये बात सही है, नहीं, ये गलत होगा। ओके, क्यों, इसका रीज़न ये है कि
इनको तभी हटाया जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जिस तरीके से हटाए जाते हैं उस तरीके के प्रोसीजर को इनको फॉलो किया जाए। अदरवाइज ये अपने पद पर 6 साल तक बने रहेंगे और या 65 साल की उम्र तक बने रहेंगे, लेकिन इनको राष्ट्रपति के द्वारा ऐसे डायरेक्टली रिमूव नहीं किया जा सकता। इनको उस सुप्रीम कोर्ट के जज के प्रोसीजर के थ्रू गुजरना होगा। इसके बाद ये फाइनली जब दोनों हाउस, पार्लियामेंट के दोनों हाउस के द्वारा वो चीज़ पास हो जाएगा तब इनको प्रेसिडेंट रिमूव कर देंगे, लेकिन ऐसे डायरेक्टली प्रेसिडेंट इनको रिमूव नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो इनकरेक्ट है और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या है, नॉट ट्रू। कौन सा इसमें गलत है? ओके, तो उम्मीद करते हैं जितना भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको धीरे धीरे एक एक करके समझ में आ रहा होगा। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज इज नॉट परफॉर्म्ड बाई कैग, यानी जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं उनके द्वारा इन चारों ऑप्शन में दिए गए कौन सी ड्यूटी है जो कि परफॉर्म नहीं किया जाता। कहने का मतलब इनका कौन सा काम है जो कि कैग के द्वारा नहीं किया जाता। ओके, तो पहला क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है, इस लाइन का मतलब यह है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किए गए सभी व्ययों यानी एक्सपेंडिचर किए गए सभी व्ययों का लेखा परीक्षा करना और रिपोर्ट देना। ये बात सही है इनकी, तो यही तो इनका ड्यूटी है। यानी कैग जो होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कितने खर्चे हुए उस रिपोर्ट को ये डील करता है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट। ओके, यानी इसका मतलब है कि कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट से किए गए सभी व्ययों का लेखा परीक्षा करना और रिपोर्ट देना। ये बात सही है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो गया, कंटिजेंसी फंड हो गया एंड पब्लिक अकाउंट, जब हम लोग पार्लियामेंट वाला टॉपिक कवर करेंगे तो वहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ओके, अगला लेक्चर जो आज का लेक्चर खत्म होने के बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो पार्लियामेंट टॉपिक है, तो उस चीज़ को मैं वहाँ पर डिटेल में अध्ययन करूँगा, वहाँ पर डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूँगा। यही रीज़न है कि इस चीज़ में मैं वापस यहाँ पे घुसना नहीं चाह रहा हूँ। ओके, क्योंकि ऑलरेडी रेपिटेशन होगा और अगर मैं पहले ही बता दूंगा तो आज मैं बताने की कोशिश में बता दूं आपको, लेकिन वही है रीज़न कि मैं वहाँ पे भी आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल विद आर्टिकल के साथ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट जो होते हैं उससे किए गए सभी व्यय या लेखा परीक्षा का और रिपोर्ट देने के काम कौन करता है, कैग करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका भी सही है। ऑप्शन की सी क्या कह रहा है, टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, यानी सभी व्यापार विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग और लाभ एवं हानि खाते लेखा परीक्षा करना और रिपोर्ट देना। ये बात सही है, तो ये सारी चीज़ें परफॉर्म करता है कौन, ये हमारे देश के कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये परफॉर्म करते हैं। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, to control the receipts and issue of public money and to ensure that the public revenue is lodged in the exchequer, यानी सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गमन को नियंत्रित करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। ये बात ऐसी नहीं है, यानी ये परफॉर्मेंस जो है ये हमारे कैग के द्वारा नहीं किया जाता। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे कैग के द्वारा ये ड्यूटी जो है वो परफॉर्म नहीं किया जाता। और पूछा क्या है, कौन सी ड्यूटी परफॉर्म नहीं किया जाता हमारे कैग के द्वारा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा टू कंट्रोल द रिसिप्ट एंड इशू ऑफ पब्लिक मनी एंड टू इंश्योर दैट द पब्लिक रेवेन्यू इज लॉस्ड इन द एक्सचेकर। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग ड्यू एक्शन ऑन द कमेंट्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वेस्ट विद। कहने का मतलब है कि इसकी अगर मतलब इसको समझा जाए तो ये कहना चाह रहा है कि कैग की जो टिप्पणियां होती हैं उस पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसके पास होती है। यानी कैग जो भी टिप्पणी दे रहा है, कोई भी वक्तव्य जारी कर रहा है, कोई भी वक्तव्य दे रहा है, किसी के सामने कोई बात अपना पेश कर रहा है, तो उस टिप्पणियों पर उचित कार्रवाई करने की जो अंतिम जिम्मेदारी होती है वो किसके पास होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी NDC। इसका हेड जो होता है ये हमारे प्रधानमंत्री साहब होते हैं और इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट कैग से संबंधित ऐसी कोई टिप्पणी पे अपना वक्तव्य नहीं देता, यानी अपनी कोई कह लीजिए कि कोई एक्शन नहीं लेता। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पार्लियामेंट यानी संसद। पार्लियामेंट की रिपोर्ट मतलब जो संसद है, संसद की मतलब कैग की रिपोर्टों पर उचित कार्रवाई करने के लिए सर्वोच्च प्राधिकारी होता है। कहने का मतलब यह है कि संसद की एक समिति होती है जिसका नाम है पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट
कमिटी, ओके। पब्लिक अकाउंट कमेटी को शॉर्टकट में हम लोग पीएसी बोलते हैं। अभी आगे हम लोग जब पार्लियामेंट वाला टॉपिक करेंगे तो वहाँ और कुछ कमिटीज़ होंगी, उनको भी एक ही साथ देख लेंगे, कितने मेंबर होते हैं लोकसभा से आते हैं, कितने मेंबर जो होते हैं वो राज्यसभा से आते हैं, उनका फाइनल टोटल मेंबरशिप कितनी होती है। वो 3-4 कमेटी हैं, वहाँ पर हम लोग डिटेल में समझ लेंगे। यहाँ पर सिर्फ ये समझिए कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है वो संसद की एक कमेटी होती है, और इन रिपोर्टों पर विस्तृत चर्चा कौन करता है, ये हमारे कैग के द्वारा किया जाता है। बेसिकली कहने का मतलब है कि कैग की टिप्पणियों पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जो जिम्मेदारी होती है वो हमारे देश के पार्लियामेंट यानी संसद के पास होती है, ओके। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ओके। अगला सवाल कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड द मीटिंग ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। अभी मैंने आपको बताया, यानी कहना क्या चाह रहा है कि निम्नलिखित में से, इन चारों ऑप्शन में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग लेता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नॉन ऑफ दिस एबव। इसमें से मैंने ऑलरेडी ऊपर वाले 2 टॉपिक को कवर कर लिया है। और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वो हाईएस्ट लीगल आप कह लीजिए कि सरकार के लिए जो ऑफिसर होते हैं वो होते हैं। सेकंड नंबर पे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आते हैं। लेकिन कैग की अगर बात करें तो कैग जो होता है फाइनेंशियल एक्टिविटी को देखता है, यानी ये कोई लीगल अथॉरिटी इसके पास नहीं होती, ये फाइनेंशियल जितनी भी देश की एक्टिविटी होती हैं, चाहे स्टेट लेवल पे हो चाहे नेशनल लेवल पे, उनको कवर करने की कोशिश करता है कौन, कैग, ओके। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग लेता है। अभी पिछले सवाल में हम लोगों ने देखा कि जो हमारे देश के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वो हमारे देश की जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है उसकी बैठकों में भाग लेते हैं, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैग। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं ये हमारे संसद की पब्लिक अकाउंट कमेटी के बैठकों में भाग लेते हैं। और एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, आर्टिकल 149। आर्टिकल 149 ये क्या कहता है, ये कहता है कि उन कर्तव्यों एवं शक्तियों का निर्धारण करता है बेसिकली जिनका पालन एवं प्रयोग उनके द्वारा किया जाना आवश्यक होता है। ये आर्टिकल 149 में मेंशन किया गया है। ये पॉइंट थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो कि संसद की एक कमेटी होती है, यानी पार्लियामेंट की कमेटी होती है, उसकी जो बैठकों में भाग लेने वाला अधिकारी होता है, संसदीय अधिकारी होता है, वो हमारे देश का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। ये कह रहा है कि द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ही कैन बी रिमूव्ड। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कैग की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन उनको उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। बाई, पहला ऑप्शन कह रहा है कि बाई द प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी कह रहा है कि ऑन एन एड्रेस फ्रॉम बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि बाई द सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी क्या कह रहा है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट बाई द सुप्रीम कोर्ट। तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको बताया कि हमारे देश में जो कैग की पद है, कैग का जो पोस्ट है, इसको अपॉइंट तो करने के लिए प्रेसिडेंट साहब काम करते हैं, यानी इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, लेकिन इनका रिमूवल जो होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा तो नहीं होता है, ओके। तो इनका रिमूवल किस तरीके से होता है, कैग को केवल उसी प्रकार या उसी आधार पर उनके पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ओके। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए किस आर्टिकल में ये बात कही गई, तो आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में कही गई है, ओके। यानी आर्टिकल 124 क्लॉज 4 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको किस तरीके से हटाया जाए, किस तरीके से रिमूव किया जाए उनके पद से, ओके। तो ये बात अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि कैग को संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, ओके। तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर कोई आंसर देखा जाए तो डायरेक्ट कोई आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बाई प्रेसिडेंट के द्वारा तो नहीं हटाया जाता, ऑन द एड्रेस ऑफ फ्रॉम बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट ये भी नहीं है, ओके। कहने का मतलब है कि इनको अपॉइंट तो हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय करते हैं, लेकिन इनको हटाने के लिए एक प्रोसीजर के थ्रू गुजरना होता है, जो कि हमारे संसद के दोनों सदनों में उस प्रस्ताव को पारित किया जाना जरूरी है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के केस में देखा जाता है। और जब वो पारित दोनों सदनों से, यानी लोअर हाउस एंड अपर हाउस, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा है, उन दोनों हाउस से अगर वो प्रस्ताव पारित हो गया तो राष्ट्रपति उसको हटाने के लिए साइन कर देंगे। कहने का मतलब वो फाइनली जाके राष्ट्रपति के द्वारा हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे इसका कोई करेक्ट आंसर नहीं है। और इसको अगर वैसे देखा जाए तो इसमें आप ऑप्शन ए और ऑप्शन बी कह सकते हो, दोनों कंबाइंड करने के बाद, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो इसका कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। यहाँ पे नॉन ऑफ द एबव है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अ फ्रेंड एंड गाइड ऑफ, ओके।
यानी कहने का मतलब ये है कि ये कहना चाह रहा है कि भारत के जो कैग हैं एक मित्र और एक मार्गदर्शक हैं। तो स्टेट कमेटी, सेलेक्ट कमेटी के, एस्टिमेट कमेटी के, प्राइम मिनिस्टर के या पब्लिक अकाउंट कमेटी के, तो जो कैग होते हैं वो पब्लिक अकाउंट कमेटी से काफ़ी मिलते जुलते होते हैं और उनके ये दोस्त भी होते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मतलब ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। होता क्या है स्टूडेंट कि मंत्रालयों के जो प्रतिनिधि अपने मंत्रालयों से संबंधित खातों और लेखा परीक्षा रिपोर्टों की जांच करते समय पीएससी यानी लोक लेखा समिति, जिसे हम लोग पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं, उसके समक्ष उपस्थित होते हैं। और कैग लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक एंड मार्गदर्शक होता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो कैग होता है, कैग क्या होता है? मित्र होता है। मित्र के अलावा आप कह लीजिए कि दार्शनिक होता है, दार्शनिक। इसके अलावा ये मार्गदर्शक भी होता है। मार्गदर्शक किसका होता है? तो ये पीएससी का होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का होता है। ओके, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, सवाल भी यही पूछा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। और यह पीएससी की बैठकों में उपस्थित रहता है। कौन? कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और विचार विमर्श में उसकी सहायता करता है। ओके, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। इसका सवाल मतलब इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है कि इन विच ईयर वाज अकाउंटिंग सेपरेट्स फ्रॉम ऑडिटिंग एंड कैग टास्क ओनली रिमेंड कन्फाइंड टू ऑडिटिंग द गवर्नमेंट अकाउंट्स। कहने का मतलब यह है कि किस वर्ष लेखांकन को, लेखा परीक्षा यानी अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया और कैग का कार्य केवल सरकारी खातों की लेखा परीक्षा तक ही सीमित रह गया। तो ये बात हुई थी 1976 में, 1976 में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हुआ यह था कि जो एक द कैग ड्यूटीज, पावर एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971 में, 1976 में ही इसको अमेंड किया गया था। इसको अमेंड किया गया था कब? 1976 में। और यही बात कही गई थी, अमेंडेड इन 1976, यही बात कही गई थी। ओके, क्या कही गई थी कि लेखांकन और लेखा परीक्षा को अलग कर दिया गया था और जो मतलब कैग का काम था वो केवल सरकारी खातों की लेखा परीक्षा तक ही सीमित रह गया था। लेकिन वास्तव में अगर आज के समय में देखा जाए तो ये सिर्फ केंद्र सरकार की बात नहीं कर रहा है, ये स्टेट में भी इसका काम आज भी चल रहा है। ओके, वो बात अमेंड करके कह तो दी गई थी, लेकिन वो अभी भी ये मतलब जो कैग का पद है वो, यानी कि जो हमारे देश का कैग होता है वो केंद्र और सरकार दोनों लेवल पे जाके अपना काम कर रहा है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1976 में इस चीज को अलग कर दिया गया था। अगला सवाल क्या कह रहा है स्टूडेंट? अकाउंट्स ऑफ द स्टेट आर कंट्रोल्ड बाई, यानी कहने का मतलब है कि जो अकाउंट्स है हमारे स्टेट का वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? गवर्नर के द्वारा, चीफ मिनिस्टर के द्वारा, स्टेट फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा, नॉन ऑफ दीज एबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कैग द्वारा राज्यों के खातों के साथ साथ केंद्र सरकार के खाते भी नियंत्रित किए जाते हैं। यही रीज़न है कि यहाँ पे अगर किसी भी ऑप्शन में कैग होता तो वही आपका करेक्ट आंसर होता, जो कि यहाँ पे नहीं है। ओके, यही रीज़न है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज एबव। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। ये कह रहा है कि हु इज़ कॉल्ड द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, यानी इनमें से प्रेसिडेंट, कैग, पार्लियामेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से किसको गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स कहा जाता है? तो ये बात मैंने इस लेक्चर के शुरुआत में ही आपको बताया था कि गार्जियन ऑफ पर्स के नाम से जो जाने जाने वाला पद है वो आपका है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसको भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के प्रमुख के साथ साथ सार्वजनिक व्यय के संरक्षण के रूप में भी जाना जाता है, किसको? कैग को। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? यहाँ पे लिस्ट की बात कर रहा है स्टूडेंट। दो लिस्ट दे रखा है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। एक तरफ ऑफिसर्स का नाम दे रखा है, एक इंस्टीट्यूशंस दे रखा है। ओके, तो ऑफिसर्स में क्या दे रखा है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कैग, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सामने जो इंस्टीट्यूशंस दे रखा है उसमें दे रखा है पब्लिक अकाउंट कमेटी, मीटिंग ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है ये हमारे राज्यसभा का चेयरमैन होता है। राज्यसभा
जिसमें राज्यसभा होगा वही आप मैच करा दीजिए। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे राज्यसभा यहाँ पे है आपका, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये राज्यसभा का चेयरमैन होता है और इसका मुख्य काम जो होता है, ये वाइस प्रेसिडेंट तो बना दिया जाता है लेकिन इसका मुख्य काम जो होता है ये राज्यसभा को चेयर करने का होता है, यानी उसके अध्यक्ष यानी उसकी कुर्सी को संभालता है। ओके, तो कहने का मतलब है 1 का 3 अगर देखा जाए तो एक ही ऑप्शन में है, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैग की अगर हम लोग बात करें, कैग कैग का पब्लिक अकाउंट कमेटी से काफ़ी मिलता जुलता काम होता है, तो बेसिकली यहाँ पे ये हो जाएगा। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो लीगल मैटर या लीगल मैटरों पे काम करता है। भारत सरकार में अटॉर्नी जनरल के एब्सेंस में ये लीगल मैटरों पे सेकंड पोस्ट धारण करता है और ये सुप्रीम कोर्ट से ही संबंधित होगा, क्योंकि लीगल जो मैटर होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ही जाते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो ये लोकसभा की मीटिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, वहाँ पर जो भी प्रोसीडिंग्स होते हैं उनमें भाग ले सकता है, उसके अलावा बोल सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो वोट नहीं कर सकता है, यानी वो वहाँ पे चुनाव अगर हो रहा है तो किसी भी फेवर में वो वोट नहीं कर सकता। तो ये रीज़न है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल क्या है स्टूडेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो सवाल कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि पब्लिक फाइनेंस स्टडीज, यानी जो पब्लिक फाइनेंस एक इंस्टीट्यूशन है, स्टडीज फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ, यानी पब्लिक फाइनेंस जो है सार्वजनिक वित्त, वो अध्ययन सरकार की वित्तीय गतिविधियों का अध्ययन करता है, लेकिन इसमें कौन कौन सी चीज़ शामिल है। ओके, तो यहाँ पे हमें कौन क्या बताना है, कौन सा सही नहीं है, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछ रखा है। तो जो पब्लिक फाइनेंस होता है वो हमारे गवर्नमेंट की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की देखभाल करता है और उनमें एनालिसिस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, तो बिल्कुल होता है। पब्लिक रेवेन्यू की बात करता है तो बिल्कुल करता है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है तो करता है, लेकिन फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक की अगर बात किया जाए तो वो हमारे पब्लिक फाइनेंस की काम ये नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनकी फंक्शनिंग यानी उनकी कार्रवाई को ये नहीं करता, नहीं देखभाल करता, और यही रीज़न है कि पूछा क्या है कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो कमर्शियल बैंक होते हैं हमारे यहाँ, वित्तीय बैंक होते हैं, उनकी जो फंक्शनिंग होती है उसमें देखभाल नहीं करता कौन, पब्लिक फाइनेंस। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी, और ये टॉपिक आज यहीं पे समाप्त हो जाता है। अभी हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, पिछले वाले लेक्चर में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को मैंने देखा था, आज वाले लेक्चर में हमने कैग को कवर करने की कोशिश किया है। तो ये यूपीपीएससी में अभी टोटल इन दोनों टॉपिक से मिला के 22 सवाल आए हुए हैं, और जितने भी सवाल आए हैं, जितना भी इसमें ऑप्शन के साथ मतलब समझाया जा सकता है, मैंने पूरी कोशिश किया है उसको आपको समझाने की। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा। अगले लेक्चर में मुझे उम्मीद है कि पार्लियामेंट का टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, यानी संसद का। तो अगले लेक्चर में हम लोग वापस फिर आपसे मिलते हैं, और जो भी पार्लियामेंट से संबंधित टॉपिक के दौरान जो भी सवाल आए हुए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग यहाँ तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।